नमस्कार। टीसीपी एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं सुभाष कुमार आपका स्वागत करते हैं। और ये 10th क्लास का जो पहले का जो 4 वीडियो हैं, 3 बेसिक का और 1 क्लास का है, आशा करते हैं कि उसको आप कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये आपको 10th क्लास का आपको क्लास 2 है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर चल रहा था, उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं, क्या क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसको छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से समझे थे। अब इसमें आगे चलते हैं। उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं, ये लिखवा चुके थे। तो अब इसमें पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ पद। ठीक है, कुछ पद जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है, क्योंकि यदि उन पदों को नहीं जानेंगे तो आगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसमें दिक्कत होगी। तो देर न करते हुए देखिए, यहाँ पर आपको है पहला पद जो है रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित, वो है अभिकारक या प्रतिकारक। दोनों एक ही नाम है, अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक या प्रतिकारक। ठीक है, तो इसको दिमाग में थोड़ा सा अभी रख ले रहिएगा, तीनों को एक साथ समझाएंगे। सेकंड है आपको प्रतिफल या उत्पाद, इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। और तीसरा टर्म हमारा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक इसको अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर मतलब स्पीड, उसका दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित मतलब होता है क्या, या तो घटा देता होगा या बढ़ा देता होगा। परिवर्तित मतलब यही। तो जो रासायनिक अभिक्रिया का जो स्पीड को परिवर्तित कर देता है उसको कहते हैं उत्प्रेरक। वैसे पदार्थ को कहा जाता है उत्प्रेरक। तो अब एक अभिक्रिया के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यदि खाना खाना है, कोई व्यक्ति यदि खाना खा रहा है तो भी एक क्रिया है, एक अभिक्रिया है। इसको अभिक्रिया को मानते हुए आप समझ लीजिए। अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो भाग ले रहा होगा दाल भात। ठीक है, दाल प्लस भात, ये इसको खा रहा होगा, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, और इससे वो अपना भोजन को कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, तो जो पदार्थ बन रहे होंगे उसको क्या मिल रहा होगा, दाल भात खाने से ऊर्जा मिल रहा होगा। ठीक है, ऊर्जा और प्लस अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, या उत्सर्जी पदार्थ, इसको अलग करता है, हटा देता है अपने शरीर से, ऊर्जा को मेनली ग्रहण करता है। तो ये एक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं है, एक अभिक्रिया है जिसके थ्रू ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया आप सालों से करते आ रहे हैं और आप करते करते इतने बड़ा आप बने हैं। ठीक है, तो ये समझिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दाल प्लस भात, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं, प्लस और भी हो सकता है बहुत चीज़। ऐसा नहीं कि केवल आप दाल ही भात खाए हैं, ये एक उदाहरण है मात्र। ठीक है, इसको पूरी तरह से सीरियस नहीं ले लीजिएगा। तो दाल और प्लस भात, ये दोनों क्या करता है, भाग लेता है, भाग लेता है, भोजन में भाग लेता है। भोजन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो दाल और भात यहाँ पर क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक है, अब प्रतिफल। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल, क्या कौन सा पदार्थ बनता है, ये देखिए ऊर्जा एक पदार्थ नहीं है। ठीक ना,
पदार्थ बनता है वो आपको बनता है ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन। इसको आप बायोलॉजी के क्लास में आप पढ़िएगा, उसमें इसको बताया जाएगा, पोषण प्रथम चैप्टर वो भी है, तो उसमें आपको ग्लाइकोजेन बनता है। तो ग्लाइकोजेन क्या है, मतलब ग्लूकोज माने भोजन संचित रहता है उसी हिसाब से। तो यह एक क्या है, प्रतिफल है, एक प्रतिफल है। और प्लस अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ जिसको शरीर से बाहर करते हैं, जो शरीर का किसी काम का नहीं है। हाँ, दूसरे कोई अलग जंतु के लिए वो काम का हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो काम का नहीं रहता है, तो उसको अलग कर देते हैं। तो यह आपको हो गया ऊर्जा और प्लस अपशिष्ट पदार्थ क्या बन रहा है, किसके फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो उसको कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इतना समझ चुके होंगे। तो फिर यह भी समझना है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को कैटलिस्ट कहते हैं। तो देखिए, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब भोजन करना, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो भोजन करना है, तो उसे परिवर्तित कर देता है। अब परिवर्तित कैसे कर देता है, तो देखिए, उत्प्रेरक को लिखते हैं इस तीर चिन्ह के ऊपर, ठीक है। देखिए प्लस प्लस क्यों दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नियम में आपको आ जाएगा। यहां पर मान लेते हैं कि लिख रहे हैं चोखा, ठीक है, चोखा लिख रहे हैं और चटनी लिख रहे हैं, ठीक। देखिए, तो यदि आपको दाल भात दे दिया जाए खाने के लिए तो थोड़ा सा कम रेट से खाइएगा, लेकिन उस पर अगर चोखा, चटनी, अचार, पापड़ वगैरह अगर दे दिया जाए उसके साथ, तो आप भोजन को कंप्लीट जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। मतलब भोजन करना मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया होना, तो उसको जल्दी से कर लेते हैं। तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दिया ना, ये आप जल्दी से कर लेंगे, भोजन को आप जल्दी से कर लेंगे। बढ़ा दिया मतलब परिवर्तित कर दिया, घटा भी दिया, घटाने वाला भी रहता है। मान लेते हैं कि अगर आपको करेले के सब्जी के साथ भात अगर दे दिया जाए खाने के लिए, तो कम, या फिर अगर करेला के सब्जी दे दिया जाए और करेला आपको पसंद नहीं है, तो दर को घटा देगा। तो वो भी क्या है, उत्प्रेरक ही है। उत्प्रेरक दो प्रकार के यहां से हो गए, एक बढ़ाने वाला है, वो घटाने वाला। तो बढ़ाने वाला को कहेंगे वर्धक, वर्धक, ठीक ना, प्रमोटर, अंग्रेजी में कहते हैं प्रमोटर, ठीक है। और घटाने वाला को कहते हैं विष या पॉइजन, इसको पॉइजन बोला जाता है या विष बोला जाता है, जो घटाता है अभिक्रिया के दर को। तो ये सब आगे उच्च कक्षाओं में ये पढ़ेंगे, अभी यहाँ उत्प्रेरक ही जानेंगे। वर्धक का काम कौन कर रहा है, चोखा चटनी, जो आपको पसंद है वो वर्धक हुआ, और जो आपको पसंद नहीं है वो विष हुआ, ठीक है, वो विष हुआ या जहर हुआ, ठीक है। जैसे आम भाषा में बोल देते हैं ना कि नमक जहर हो गया। नमक कभी जहर नहीं होता है, वो क्या करता है, ज्यादा अगर डला जाता है तो खाने की दर को कम कर देता है, तो वहां पर विष है, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक है। अगर मान लेते कि नमक नहीं, अगर अच्छा लग, उसमें नमक नहीं, आपको स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है नमक का, नमक कम है, तो भी ठीक से नहीं खिलाएगा। जब नमक उसको उचित मात्रा दिया जाए तब, यदि ज्यादा हो जाए तो वो विष का काम करेगा, मतलब क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देगा। तो अभी उत्प्रेरक का ये दो आपको है प्रकार, जिसको आप आगे बेसिकली आप 12वां क्लास में आप पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर दाल भात क्या है, अभिकारक हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया में भोजन के फलस्वरूप क्या चीज बनता है, ग्लाइकोजेन बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये उत्पाद हो गया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को, यानी खाने की दर को, यहाँ पर जब बात करते हैं खाने की दर को घटाया बढ़ा देता है, तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक। यहाँ पर चोखा, चटनी, अचार, पापड़ जो भी हो गया वो आपको उत्प्रेरक हो गया, ठीक है। और बस यही चीज समझना है, परिवर्तित कर दे रहा है। अब आशा करते हैं कि ये 3 पद आप रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम, वो भी बेहद आसान है, वो आप इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। तब तक इसको आप कंप्लीट कर लीजिए।
अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम। रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, इसके लिए नियम क्या है। तो इसमें आपको 4-5 नियम भी हो सकते हैं। मैं 3 नियम ही खत्म कर दे रहा हूं, क्योंकि 2-4 सिमिलर ऐसे हैं जो ये कहीं तरह के नियम है, तो उसको हम सब इंक्लूडेड कर दे रहा हूं, सब एक में कर दे रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि इसके तो इतने सारे नियम हैं, इसको याद कैसे रखें। याद ऐसे नहीं होगा, बिना आप प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा उसको, तब तक ये याद नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करते रहिएगा तो याद अपने आप हो जाएगा। जब प्रैक्टिस आप करते रहिएगा तब। मान लेते हैं कि एक पुराना भी एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए सीख रहे हैं और एक बार उसको सीख गए तो आप ट्रेंड ना हो जाते हैं। साइकिल चलाने के पहले क्या होता है, लगता है कि ओ इधर गिर रहे हैं तो इधर हैंडल कर लेंगे, इधर गिर रहे हैं तो फिर इधर इधर जो भी है, मतलब जिधर गिर रहे होते हैं उसके दूसरी ओर हैंडल कर देंगे। ये सारा कोई जो आपका ट्रेनर है वो भी सिखाता होगा। लेकिन जब आप पूरी तरह से सब सीख जाते हैं तो कब किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, आपका दिमाग जो है स्वीकार कर लेता है इस बात को, और आप उसमें प्रैक्टिस में महारत हासिल कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, आप ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम, अभिकारकों को बाईं ओर तथा प्रतिफलों को दाईं ओर। देखिए ये वाला हम जो अभिक्रिया है इसके पीछे बताएं, पहले बता चुके हैं ये अभिक्रिया को, ये सिर्फ समझने के लिए है। अभिकारकों को, ये क्या, दाल भात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो ये भाग ले रहा है, भोजन में भाग ले रहा है, तो इसको अभिकारक बोलेंगे। और अभिकारक को किधर लिखेंगे, बाईं ओर, यानी जब आप लिखते हैं तो बाईं ओर इधर है, दाईं ओर आपका इधर है। ठीक है, तो और प्रतिफलों को दाईं ओर उनके संकेतों या सूत्रों में लिखा जाता है। संकेतों और सूत्रों में, यह संकेत तो सूत्र में नहीं है, तो संकेत और सूत्र में इसको बनाते हैं। दाल का संकेत सपोज कीजिए डी है, भात का संकेत सपोज कीजिए भी या बी है। ठीक है, ये आपको है। देखिए संकेत में लिखना है रासायनिक समीकरण, सॉरी अभिक्रिया बोल रहे हैं, समीकरण, समीकरण लिखना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहां पर आपको डी आपको हो गया दाल के लिए, बी हो गया आपको भात के लिए, और तीर चिन्ह तो देते हैं। ग्लाइकोजन के लिए एक संकेत दे देते हैं जी। ठीक है, तो जी ग्लाइकोजन के लिए संकेत हो गया। अपशिष्ट पदार्थ के लिए, वेस्टेज मटेरियल के लिए आपको W दे देते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण हुआ ये हो गया आपको रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना, ये आपको क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया, और ये उसका समीकरण हो गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों व संकेतों में जो भी निरूपण किया जाता है उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अभिकारक कौन हो गया, ये। प्रतिफल कौन हो गया, ये। ठीक है, इधर हो गया अभिकारक। अच्छा, दूसरा नियम पर आते हैं कि यदि अभिकारकों या प्रतिफलों की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक है, दाल भात 2 गो अभिकारक है, प्रतिफल भी 2 गो है, तो उनके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। बस यही बात तो लिखा हुआ है। पहला बात स्पष्ट हो गया, दूसरा बात भी स्पष्ट हो गया, तीसरा बात भी स्पष्ट हो ही गया होगा कि अभिकारकों तथा प्रतिफलों को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग रखा जाता है। देखिए इधर हो गया अभिकारक, क्या हो गया, अभिकारक। ठीक है, और इधर है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के मध्य क्या रखा हुआ है, तीर का चिन्ह। ठीक है, तीर का चिन्ह जिसकी दिशा बाईं ओर से दाईं ओर होनी चाहिए। इसकी दिशा किधर से किधर है, बाईं ओर से दाईं ओर होनी चाहिए। तो ये 3 नियम आपको हो गया, और इसी पर क्या हो गया, रासायनिक समीकरण बना। ये अभिक्रिया हो गया, ये इसका समीकरण हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसको आप उतार लीजिए।
अब है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के आपको होंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण नाम से पता चल रहा है कि संतुलन, संतुलन मतलब होता है क्या है, संतुलित जिसको बैलेंस कहते हैं, बैलेंस में होता है तराजू, ठीक ना, तराजू होता है आपको। तो इसमें करते क्या है, जितना द्रव्यमान इस पर देते हैं उतना द्रव्यमान इस पर देते हैं, और जब ये क्या होता है, इसका जो कांटा होता है इससे जब छिप जाता है या बराबर हो जाता है, तो ये न उधर न इधर पलड़ा दोनों का बराबर रहता है, तो इस क्रिया को संतुलन कहते हैं। माने LHS, ये आपको LHS है, ये आपको RHS है। ठीक है, तो LHS बराबर RHS हो जाता है, तो संतुलन होता है। अगर एक भारी है तो ये इधर चला जाएगा, तो उस समय उसको कहेंगे असंतुलित। ठीक है, जब भी कोई हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसमें जब भी हम असंतुलन देखते हैं उसमें बोलते हैं कि देखिए यह असंतुलित है, थोड़ा सा और दीजिए, इसमें कम गया। हाँ, ज़्यादा हो जाता है तो नहीं बोलते हैं, अपना फायदा होता है वहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण का अगर बात करें और असंतुलित का यदि बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, बस अभी दोनों का देखिए परिभाषा में केवल यहाँ पर अंतर है। इसमें है कि से वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो ये नहीं केवल लगा हुआ है, उसमें होती है। तो ये अंतर है, या फिर ये आपको एगो अगर अभिक्रिया, अगर आपको ये समीकरण याद कर ले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण बस उसी का नकारात्मक हो जाएगा। तो जैसे देखिए, जैसे हम पहले असंतुलित का लिखेंगे, जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया ये है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन दोनों अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, उसका समीकरण कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बनाता कैसे है ये बता चुके हैं, 3 बेसिक वीडियो जो था पीछे उसमें बता चुके हैं, तो उसको यदि नहीं आ रहा है तो उसको पीछे देख लीजिएगा। तो देखिए असंतुलित है, अभी क्या है, ये असंतुलित है, तौलेंगे, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो H और Cl दो ही तो तत्व है, तो उधर भी दो ही तत्व होगा, H और Cl। H की संख्या कितना है 2, Cl का संख्या कितना है 2, ठीक है, और यहां पर H का संख्या कितना है 1 और Cl का संख्या कितना है 1। तो ये हमारा है असंतुलित। इधर देख रहे हैं, इधर 2 है, इधर 1 है, कोई एक गड़बड़ा गया तो समीकरण असंतुलित होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाना होगा, इसको भी 2 बनाना होगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 से जब गुना कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा संतुलित। तो जैसे हम लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2 और 2HCl, तो ये हमारा संतुलित हो गया और ये हमारा क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो संतुलित और असंतुलित ये समझ चुके हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये आपको देखिए संतुलित हो गया और ये हो गया असंतुलित। तो इस तरह से संतुलन कर सकते हैं अनुमान लगाकर, जिसको अनुमान विधि कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, अगर आप समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं कि अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये एक समस्या है और इस समस्या को अब आगे अच्छी तरह से ये सोल्व होगा, इस समस्या समाधान हो जाएगा।
तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ये आपको जैसे आपको है। और एक छोटी सी बात छूट गया है, इसको भी नोट करते जाइएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के विषय में, कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, हम इसमें कह सकते हैं कि कुल द्रव्यमान, इधर का कुल द्रव्यमान मतलब अभिकारक का कुल द्रव्यमान और प्रतिफल का कुल द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण में। तो इसका मतलब क्या, द्रव्यमान संरक्षण के अनुकूल है, या संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, या संतुलित रासायनिक समीकरण, ये बात नोट करके आप लिख लीजिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल होता है, सिद्धांत के अनुकूल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, क्यों अनुकूल हो रहा है, इसे देख लीजिए। इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 AMU होता है एटॉमिक मास, तो 2 का 2, और Cl का 1 का कितना होता है 35.5, तो उसका कितना हो जाएगा, 2 Cl का कितना 71, यस ठीक है 71 AMU, यानी ये सब 71 और 2, ठीक है, और ये बराबर के चिन्ह के समतुल्य होता है। तो 2 गुने H का होता है 1 AMU, जैसे हम पहले बताएं, और Cl का होता है 35.5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 73 AMU, और इधर भी कितना आएगा 73 AMU। तो देखिए ये दोनों क्या है, द्रव्यमान इक्वल है, दोनों बराबर है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल होता है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल होता है। क्या होता है, प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल माने अनुकूल नहीं होता है, उसके ओर नहीं चलता है। देखिए कैसे से, इसका तो बात यही है 77 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1 + 35.5 यानी 36.5। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको होता है। ये एक छोटा सा बात था जिसको जानना बेहद जरूरी था। ये अनुकूल होता है, ये आपको प्रतिकूल होता है। तो एक प्रश्न भी ये आता है आपको एग्जाम में कि संतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका जो जवाब होगा या उत्तर कि रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का नाश होता है। तो कोई भी पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। अतः रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल बनाने के लिए उसे संतुलित किया जाता है। तो ये आपको उत्तर बनेगा, ठीक है। अब ये आगे चलते हैं इसको संतुलित करने के नियम पर कि संतुलित कैसे किया जाता है। ये एक समस्या है, ठीक। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम
या विधि, ठीक है। तो इसके बहुत सारी विधियां हैं, यहाँ पर 6 विधि लिखे हैं। तो इन विधियों में कुछ विधि को ही जानना है, बाकी और जितने भी बचेंगे उसको उच्च कक्षाओं में पढ़ना है। तो इन विधियों में आपको पहला है अनुमान विधि, ठीक है। अनुमान विधि मतलब अनुमान लगाना है उसमें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं अनुमान विधि, ठीक है। मतलब इधर देखना है, इधर देखना है संख्या को और उसका अनुमान लगाकर उसको करना है, ठीक है। दूसरा है बीजगणितीय विधि। इसमें क्या करना होता है कि रासायनिक समीकरण को बीजगणितीय समीकरण बना देना है। अब बीजगणितीय समीकरण हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसको तो संतुलित कर ही देते हैं और इसी के आधार पर इसकी संतुलन हो जाएगी। तो ये बीजगणितीय विधि आपको पढ़ना है। आंशिक समीकरण विधि इसमें आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बताएंगे लास्ट में। ये विधि हम लास्ट में थोड़ा सा बताएंगे, लास्ट में बहुत हल्का पढ़ना है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या विधि अगले क्लास में, मतलब उच्च कक्षाओं में आपको और अगले ही क्लास में 10th क्लास 11th क्लास में ही पढ़ना है, और ये भी आपको पढ़ना है आपको 11th क्लास में। और एक विधि यहाँ पर है, ठीक है। ये एक विधि है, इसको हम एक विधि मानते हैं, ठीक। और इस विधि के द्वारा आपको बताएंगे तो आपको रासायनिक समीकरण भी बनाने आ जाएगा और उसका संतुलन एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया है विश्लेषणिक विधि, एनालिटिकल मेथड, कि कैसे उसको करेंगे। ये बेसिकली किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये अपना सोच है। तो विश्लेषणिक विधि है। तो आपको एक चीज इसमें से कौन सा चीज बताएंगे, तो अनुमान विधि, ठीक है, और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि अभी तक सबसे बेस्ट मेथड है, आपको किसी भी तरह का समीकरण संतुलन हो जाता है समीकरण का। तो ये 2 विधि बताएंगे, ये विधि और ये विधि अंत में बताएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंत में वो विधि बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, काहे कि पहले से आप चीज को सीखे रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुमान विधि, उसके बाद बीजगणितीय विधि। तो यहाँ पर है पहला अनुमान विधि। अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं। जैसे देखिए, एक समीकरण लिख दिए, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। यहां पर मैंने लिख दिया H2 प्लस O2 एरो डैश H2O, ठीक है। यह आपको असंतुलित समीकरण है, संतुलन करना है। तो संतुलन करना है तो सभी तत्वों को देखेंगे, कहां पर कितना कितना क्या है से। तो तत्व इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यही सारे तत्व उधर भी रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। उधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना। तो ये असंतुलित है। संतुलन कैसे करेंगे, तो अनुमान यहां पर लगाएंगे। देखिए, इसको अभी मिटा देंगे, अनुमान लगाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ है 2, तो ऑक्सीजन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो ऑक्सीजन हमारा हो गया 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का काम गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन इधर 4 और इधर 2, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब ये भी 4, ये भी 4, ये 2, ये 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन
2 से गुना किया हुआ 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से अनुमान विधि के द्वारा हम कोई समीकरण को बनाते हैं। एक समीकरण और लिखते हैं, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करते हैं तो हाँ, यहां पर देखिए पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो KCl अब प्लस O2 ये बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो इसको संतुलन करना है। तो देखिए KCl, ठीक है, यहां भी KCl, ठीक है, K इधर एक उधर एक, Cl इधर एक इधर, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 और उधर 2। तो हमें ऐसी संख्या लेना है, ऐसी संख्या को हम सोचना है, दिमाग में अनुमान लगाना है कि जो 2 और 3 से भी कटे, मतलब लघुत्तम उसका, तो ये आता है 6, ठीक है। तो इसको हम 6 बना देंगे, इसको भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो 2 तिया 6 और यहाँ 3 दूना 6, ठीक है। अब देखिए K इधर हो गया 2 गो, इधर K कितना है 1 गो, तो इसको भी 2 कर देंगे। Cl 2 गो है 2 गो। तो इस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को अनुमान विधि के द्वारा, ठीक। अब जो दूसरी विधि है, इसको अच्छा से और भी इक्वेशन को अपने किताब से प्रैक्टिस कीजिएगा अनुमान लगाकर। और दूसरी विधि जो है वो किसी भी तरह के समीकरण होगा उस पर लागू होगा। अनुमान विधि जो बड़ा बड़ा समीकरण होता है उस पर लागू नहीं कर पाते हैं, उतना हो भी नहीं पाता है। तो अब थोड़ा सा चलते हैं अगला विधि, और वो विधि बताने के बाद क्लास को समाप्त करेंगे फिर अगले दिन। तो अगला विधि आपको है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ये दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में बीजगणितीय समीकरण बनाते हैं। एक छोटा सा समीकरण लेते हैं, यहां पर मैंने लिया सोडियम और प्लस H2O, NaOH और प्लस H2, यह एक समीकरण है। तो ये समीकरण में असंतुलित है। समीकरण कैसे जानेंगे असंतुलित है? तो देख लीजिए, इधर हाइड्रोजन 2 हैं और उधर है 3, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो इसको हमें संतुलन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि संतुलन ऐसे ही ना करते हैं कि यहाँ पर कुछ संख्या हो, फिर यहाँ पर कुछ संख्या हो, यहाँ पर कुछ संख्या हो और यहाँ पर, ऐसे ही संतुलन होता है। तो यहाँ पर हम संख्या को XYZ ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर वाली संख्या को मान लेंगे A, ठीक है। यहाँ पर वाली संख्या को मान लेंगे कि B है, और यहाँ पर वाली संख्या को C और यहाँ पर वाली संख्या को D। और ये जो चिन्ह जो है एरो डैश, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह होता है, ठीक है, बराबर का। तो इस तरह से मानेंगे, यहाँ पर मान लेंगे ये बराबर का चिन्ह के समतुल्य होता है। अब सब तत्व के लिए हम एक बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे। तो इधर तत्व कितने हैं, जो तत्व इधर रहेंगे वो तत्व उधर रहेंगे, ये एकदम तय होता है। इधर तत्व है सोडियम, फिर तत्व है हाइड्रोजन और तत्व है ऑक्सीजन। तो ये 3 तत्व हैं, उधर भी 3 ही तत्व होगा, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ही है। इसके लिए हम ये बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे। तो देखिए बीजगणितीय समीकरण कैसे बनेगा। तो इधर
जितने भी तत्व हैं और उधर जितने भी वही तत्व हैं उसको हम इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। इधर ये तत्व कितना से गुना किए हुए हैं, ए से, ठीक है। Na कितना से गुना किया हुआ है, ए से, बस। फिर इधर Na तो है नहीं, इधर Na नहीं है, फिर इधर है, ये साइड आ जाएंगे। तो जैसे वो साइड जाएंगे तो फिर बराबर का चिन्ह, इधर Na नहीं है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। तो A बराबर इधर कितना है, Na कितना से गुना किया हुआ है, C से। तो ये एक समीकरण बना। हाइड्रोजन के बात करें तो हाइड्रोजन इधर कितना से गुना किया हुआ है, 2 गो हाइड्रोजन B से गुना किया हुआ है, तो 2B, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए बना रहे हैं तो 2B, इधर तो हाइड्रोजन अब है नहीं, इसके लिए बराबर का चिन्ह। और उधर हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर C से गुना किया हुआ है और यहाँ पर 2 गो D से गुना किया हुआ है, तो C, ठीक है। अब फिर प्लस और 2D से गुना किया हुआ है, 2D। तो ये हाइड्रोजन के लिए समीकरण हो गया। ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन B से गुना किया हुआ है, तो B और बराबर ऑक्सीजन इधर यहाँ पर गुना किया हुआ है C से, ठीक। तो ये हमारा समीकरण हो गया 1, 2 और 3। तो ये 3 बीजगणितीय समीकरण बना। और इस समीकरण में हम कोई एक, इसको बोलते हैं चर, ये सब चर है ABCD। तो कोई एक चर में A के जगह या B के जगह C के जगह कुछ भी यदि रखें तो उसी के रिस्पेक्ट कोई एक के जगह हम कुछ भी मान ले सकते हैं। 1 मान ले सकते हैं, 2 मान ले सकते हैं, 3, 4 जो भी मान सकते हैं। तो बेसिकली हम 1 मान कर चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप पर आते हैं तो 1 मान के चलते हैं। तो A के जगह C के जगह कुछ के जगह आप 1 मान लीजिए, A के जगह आप 1 मान लीजिए। तो A बराबर 1, ये क्या किया हमने, मान लिया। क्या किया, मान लिया। A के जगह 1 है, ठीक है। ये देखिए माना गया चीज है, हमने माना A बराबर 1। तो देखिए जितना A का मान उतना ही C का मान। A बराबर C है तो समीकरण 1 से C बराबर हो जाएगा भी 1। A बराबर 1 माना तो C बराबर 1 आया, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब C का जितना मान है उतना ही B का मान है, ठीक है, समीकरण 3 से। तो C बराबर 1 है तो B बराबर भी 1, तो B बराबर भी लिख सकते हैं 1। ये किससे आया, समीकरण 3 से। A, B, C का मान निकल चुका है, हमें निकालना है D का मान। तो D का मान किस में है, तो D का मान देखिए इसमें है। तो देखिए D निकालना है तो इसमें सबका मान रखेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि समीकरण 2 में A, B, C का मान रखने पर, समीकरण 2 में A, B, C का मान रखने पर, ठीक ना, A, B तथा C का मान रखने पर, ठीक, A, B, C का मान रख देते हैं। देखिए 2 गुने B का मान कितना है, 1 है, बराबर C का मान कितना है, 1 है, प्लस 2 गुने D, ठीक है, इतना है। अब इसको हल करेंगे तो D का मान निकल जाएगा। 2 गुने 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक। और यहां पर 1 प्लस 2D है, ठीक। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो देखिए 1 इधर आएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2D बराबर 2 माइनस 1, अर्थात 2D बराबर 1, तो D बराबर 1/2। देखिए 1/2 आया। तो जहां भी अगर
1/, जितना आए कोई भी समीकरण में अगर 1/4 आ जाए, 1/2 आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा कि जितना नीचे रहेगा हर में उससे गुना कर दीजिएगा। ऐसा क्यों? पूर्णांक बनाने के लिए। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्नांक है, उसको पूर्णांक बनाना है। तो देखिए ABCD का मान निकल चुका है, तो इसका मान है 1/2, तो 1/2, तो सब में ABCD सब में हम गुना कर देंगे कितना से? 2 से। तो देखिए A में 2 से गुना करेंगे तो A का मान कितना है? 1 है, तो 2 से गुना कर दिए तो 2। B का मान कितना है? 1 है, तो B में 2 से गुना कर दिए 2। C का मान भी 1 है, C में 2 से गुना कर दिए तो 2। D का मान 1/2 है, और D में अगर 2 से गुना कर दिए 1/2 गुने 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, D बराबर 1। अब यही ABCD का मान को हम रख देंगे क्या? रासायनिक समीकरण में। तो अब यहां पर लिख सकते हैं क्या? ABC तथा D का मान रासायनिक समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में रखते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण एक का जगह कितना रखना है? 2, तो 2Na क्या लिखेंगे? 2Na, ठीक, प्लस B के जगह कितना रखना है? 2, तो 2H2O एरो डैश। C के जगह कितना रखना है? 2, 2NaOH, ठीक है, और प्लस D के जगह कितना रखना है? 1। यहां पर गुना में, सबके गुना में या भागा में 1 रहता है, तो 1 को ना भी लिखें तो भी चलेगा, H2। तो ये जो आप हो गया, ये संतुलित हो गया, ये आपको समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, ये आपको संतुलित हो गया। चेक कैसे करेंगे? LHS बराबर RHS चेक करने का तरीका है। तो इधर आपको सोडियम है और इधर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इधर भी वही चीज रहेगा, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चेक करते हैं, सोडियम कितना है? तो 2, ठीक, ऑक्सीजन कितना है? तो 2, हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4। इधर अब चेक करेंगे, सोडियम कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2 से गुना किया हुआ है 2, हाइड्रोजन कितना है? तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये 2 से गुना किया हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2 + 2 बराबर 4। अब देख रहे हैं 2 से 2, 2 से 2 और 4 से 4। तो ये समीकरण संतुलन करने की एक विधि हो गया। और इसका अगर सेकंड एग्जाम्पल आपको आगे अगले क्लास में आपको मिल जाएगा, तो तब तक के लिए ये सब उतार लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा, पीछे वाला रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, फिर आगे अगले क्लास में मिलते हैं।